नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर रहे थे। आज इसमें हमारी अंतिम क्लास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग 10 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज के बाद में इसके जितने भी सवाल थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये मानिए कि इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके आधुनिक भारत से संबंधित वो सभी इस सीरीज में कंप्लीट किए जा चुके हैं और जिन विद्यार्थियों ने इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है वो जरूर ही इसका बहुत ही फायदा उठाएगा अपने आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि हर प्रश्न को एक एनालिटिकल तरीके से आपके सामने पेश किया गया जिसका पूरा ब्यौरा आपने देखा, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे जितने भी ठीक है। तो चलिए आज का हमारा चलते चलते में पहला सवाल है आपके लिए और प्रश्न क्या था कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो सबको पता है कि जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में भारत आया था और भारत में क्रिप्स मिशन को इसलिए भेजा गया था कि वो भारत में एक संविधान निर्मात्री परिषद की योजना तैयार करेगा, एक खाका तैयार करेगा और इसने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्रिप्स प्रस्ताव में इसने क्या किया था कि कुछ प्रस्ताव थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, भारतीय रियासतों से और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से मिलकर के संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। लेकिन एक बात इन्होंने गलत बोल दी कि भारत के रक्षा मामले, संचार मामले, विदेश मामले ये इंग्लैंड की सरकार के पास रहेंगे। तो क्या किया कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार कर दिया तो महात्मा गांधी ने इसी के लिए एक शब्द कहा था कि क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। और दूसरी चीज आप ये याद रखना कि क्रिप्स मिशन से जिन दो व्यक्तियों ने भारत में वार्ता की थी वो थे जवाहरलाल नेहरू और उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। इन दोनों ने क्या किया था, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता की थी और इसे बाद में क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अबुल कलाम आजाद उस समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सन सबको याद रहनी चाहिए कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्लियर है। चलिए पहला सवाल आज का, प्रश्न क्या है आपका, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 7 अगस्त को पारित किया गया और 8 अगस्त को इसे स्वीकार कर लिया गया और इसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि हम भारत को जब तक आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। दूसरी चीज कि अगर अंग्रेज हमें चाहे नमक टैक्स में छूट देते हैं, चाहे शराब बंदी कर दें, कुछ भी कर दें, हम उससे संतुष्ट होंगे ही नहीं। हमें क्या चाहिए, संपूर्ण आज़ादी चाहिए। पूर्ण आज़ादी ही हमारा लक्ष्य होगा और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं पर उन्होंने क्या किया था, डू और डाई का नारा दिया था, यानी कि करो या मरो का नारा, जिसका आशय क्या था कि या तो हम आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे या भारत को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, तो ये कथन जुड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन से और ये जो नारा था ये किसका है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ये, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942। याद है कहां से हुआ, मुंबई से हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो पहली चीज तो आपको एक सवाल तो यही मिल रहा है कि 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ। ठीक है, तो 1942 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसके जो अध्यक्ष थे, एक तो उनका नाम याद रखना है आपको, उनका नाम था अबुल कलाम आजाद, यानी कि इन्हीं के टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बना।
प्रश्न क्या है कि यहां पर जो भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था, आपको याद हो तो 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव लेकर के आए थे वो जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, और इन जवाहरलाल नेहरू के इसी प्रस्ताव का समर्थन जो किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बहुत जोरदार तरीके से। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? पटेल ने किया। प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1942 के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। अगला प्रश्न, बहुत ही आसान सवाल है ये तो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। प्रस्ताव किसने पास किया था, तो पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है, इतना याद रहेगा। तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, फैक्चुअल सवाल है। 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और पूर्ण आजादी को इन्होंने क्या मान लिया था? इसमें अपना लक्ष्य मान लिया था। और यहीं पर करो यानी कि डू और डाई का नारा दिया इन्होंने। क्लियर है? अगला सवाल, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? यानी कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। दोस्तों एक फैक्ट इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अबुल कलाम आजाद को 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, तो उस रामगढ़ अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1940 से लेकर के 1945-46 तक, लगभग 6 वर्षों तक, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद अब तक के कांग्रेस के सबसे अधिक वर्ष, यानी कि उस समय जो कांग्रेस की बैठकें हुआ करती थी, जो अधिवेशन हुआ करते थे आज़ादी से पहले, कांग्रेस के सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। और ये भी कहते हैं कि 1940 से 45 का जो दौर था भारतीय राजनीति में, वो बहुत ही नाजुक दौर था, और उस नाजुक दौर में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस का अध्यक्ष सभापतित्व किया। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद को ही क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जब पारित हुआ था उस समय का अध्यक्ष घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? प्रश्न क्या है? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस का जो रेडियो प्रसारित होता था उसका प्रसारण किसने किया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऊषा मेहता, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊषा मेहता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ऊषा मेहता ने कांग्रेस का रेडियो का संचालन किया था, और कांग्रेस के इस रेडियो का जो संचालन था ये गुप्त रूप से होता था। कहाँ से? बंबई से। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कहाँ से होता था? बंबई से होता था, और इस प्रसारण को बंबई से मद्रास तक सुना जा सकता था। ठीक है, दूसरी चीज, कांग्रेस रेडियो का वैसे निरंतर या नियमित रूप से जो प्रसारण करते थे वो करते थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया इसका नियमित प्रसारण करते थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऊषा मेहता ने इसका प्रसारण किया था बंबई से। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, यानी कि ऐसा अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ था? ऑप्शन ए लुई फिशर, विलियम सेवेर, वेब मिलर या नेगली फॉर्सन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लुई फिशर। लुई फिशर को गांधी का जीवनीकार भी कहा जाता है, यानी कि गांधी जी की जो जीवनी लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी, तो गांधी का जीवनीकार। ठीक है, तो गांधी के जीवनीकार कौन थे अगर ये पूछा जाए तो लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था? तो लुई फिशर। तो ये फैक्चुअल सवाल है, इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? ऑप्शन ए बंबई, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली। तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी दिन कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बावजूद महात्मा गांधी को बंबई में एक स्थान आता है पूना, जो उस समय का बंबई था दोस्तों, ये याद रखना, उस समय के बंबई में आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते हैं। ठीक है, पर बाद में इसका राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, अधिनियम के आधार पर इसका विभाजन हुआ और जो मराठी भाषी लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र बना और हिंदी भाषी लोगों के लिए गुजरात बना। ठीक है, गुजराती भाषी। अब देखो, जब पूना में एक स्थान है आगा खान महल या आगा खां पैलेस, तो पूना की आगा खां पैलेस जेल में इनको क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था महात्मा गांधी को। क्लियर है? तो महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बंबई के पूना में। बंबई ऑप्शन में नहीं होता, पूना होता तब हमें पूना लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। दोस्तों 1946 में क्या आया था? जब इंग्लैंड में चुनाव हो गए थे, क्लीमेंट एटली वहाँ प्रधानमंत्री बन के आए, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा और उस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि ये कैबिनेट मिशन ऐसे प्रस्तावों को ले जाकर के भारतीय संस्थाओं के सामने रखेगा जो भारतीय संविधान की निर्माण में एक संविधान निर्मात्री परिषद के गठन में सहयोग करेगा। तो 1946 में ये आया, लेकिन ये 3 सदस्यीय क्या था? आयोग था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष भी थे, साथ में उस समय ये क्या थे? भारत सचिव के पद पर थे। किस पर? भारत सचिव। दूसरी चीज, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। इसको आपको याद रखना है। अब देखो 1946 में जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने क्या कहा? पहला तो यही कि भारत को क्या बना दिया जाएगा? एक डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो डोमिनियन स्टेट बनेगा वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। पहला तो था डोमिनियन स्टेट, दूसरा कथन था एक संविधान निर्मात्री परिषद यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा जो मिलकर बनेगी वो 2 प्रांतों से, एक तो जहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत बोलते हैं उनसे, और दूसरा था देसी रियासतों से। तीसरा प्रस्ताव इनका था कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य संविधान सभा में भेजा जाएगा। चौथा, जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है,
पांचवा प्रस्ताव क्या था कि इन्होंने सांप्रदाय के आधार पर सीटों का विभाजन किया था। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव थे, ठीक है, जिनको देखेंगे। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही लगभग 389 सीटें, टोटली 389 सीटें क्या की गई थी, संविधान सभा के लिए निश्चित की गई थी। और प्रत्येक एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति आना था। तो ये वही कैबिनेट मिशन है जिसके आधार पर, जिसके प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। और उस संविधान सभा ने क्या किया, भारत का एक नया संविधान बनाया और उसको लागू किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि 1940 से लेकर के 45 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो अबुल कलाम आजाद रहे। अबुल कलाम आजाद ने 1942 में तो क्रिप्स मिशन से वार्ता की, और 1945 में लॉर्ड बेवेल से वार्ता की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सवाल पूछा जाए तो वो क्या होगा, अबुल कलाम आजाद होगा। दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अध्यक्ष के समय शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध किस कांग्रेस अध्यक्ष के समय सबसे लंबा चला, तो अबुल कलाम आजाद। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, कैबिनेट योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो मैंने अभी ये दोस्तों आपको बताया कि एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख की जनसंख्या पर था, यानी कि संविधान सभा में जो टोटल सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, 389 थी। और इनका जो विभाजन किया गया वो 2 आधार पर किया गया, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत। और इसके लिए क्या कहा गया कि जो 296 सीटें होंगी वो तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होंगी, और ये लोग निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आएंगे। और 93 सीटें, 93 सीटें देसी रियासतों से होंगी, जो कि वहाँ के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत होकर के संविधान सभा में आएंगे, यानी कि ये मनोनीत होकर के आएंगे। और चुनाव किनका होगा, 296 लोगों का होगा जो संविधान सभा में चुन के आएंगे। अगली बात क्या हुई कि इन 296 को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो गवर्नर शासित क्षेत्र और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र। गवर्नर शासित क्षेत्रों को 292 सीटें मिली और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को 4 सीटें मिली। अब भारत में जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, ABCD के नाम से याद कर सकते हैं। पहला था आपका अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था आपका बलूचिस्तान, तीसरा था आपका कुर्ग जो कर्नाटक में है, और चौथा था दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो इस प्रकार 296 सीटों पर ही क्या हुआ था, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। और इन्हीं लोगों से 2 पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उसमें खड़ी हुई थी। तो जब परिणाम आया इसका संविधान सभा के चुनावों का, तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी इसमें 296 में से, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अन्य जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे वो 15 सीटें लेकर के आए। इसीलिए मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी, और उसके नाराज होने की वजह से जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हुई। ठीक है, तो कितने लोगों पर चुने जाने थे संविधान सभा के सदस्य, प्रति 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुन करके संविधान सभा में पहुंचेगा। अगला सवाल, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि जब संविधान सभा के चुनाव हो गए, और जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो 2 सितंबर 1946,
को भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया। दोस्तों कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उसने एक बात कही थी कि जब संविधान सभा के चुनाव हो जाएंगे और जब तक भारत में आम चुनाव नहीं होते तब तक एक 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के जो सदस्य होंगे वो होंगे आपके 6, मुस्लिम लीग के जो सदस्य होंगे वो होंगे 5 और जो माइनॉरिटी थे उनके 3 सदस्य होंगे और इस प्रकार से 14 सदस्यों का एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा। और इस अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ वो 2 सितंबर 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, तो कैबिनेट, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राजेंद्र प्रसाद जो हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को इसमें क्या पद मिला था? देखिए, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। ये पहला अंतरिम मंत्रिमंडल आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। 14 लोगों के नाम है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है इसको याद करना। तो मैंने तीनों तो यहाँ बता दिए हैं आपके, एक ये 4 तो आपको यहीं याद हो जाएंगे। कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, गृह एवं सूचना मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री आपके सी राजगोपालाचारी थे, और उसका अंतरिम कैबिनेट का या अंतरिम मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था? तो दोस्तों जब 2 सितंबर 1946 को भारत का पहला कैबिनेट या पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अक्टूबर में लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के कारण ये लोग क्या हो गए? मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हो गई और 5 सदस्यों को इसका क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया, जिसमें लियाकत अली खान साहब को क्या सौंपा गया था? अपना वित्त विभाग सौंपा गया था। यानी कि वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से? लियाकत अली खान साहब बनाए गए थे। क्लियर है? एक व्यक्ति और थे मुस्लिम लीग के, आई चुंद्रीकर, जोगेंद्रनाथ मंडल, ठीक है, इनके अलावा गजनफर अली खान साहब, जिनको वाणिज्य विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या अगस्त 1946? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि माउंटबेटन योजना आई थी आपकी 3 जून को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1946। तो 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना जब प्रस्तुत की गई तो इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने क्या किया? जुलाई 1947 में, कब? जुलाई 1947 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत में से 2 डोमिनियन बनेंगे, जिसमें एक तो होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। और इस अधिनियम को लागू किया गया 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, जुलाई 1947 में ये पारित हुआ और 18 जुलाई से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और उसी के आधार पर 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को 2 डोमिनियनों में विभाजित कर दिया गया या इसको आज़ाद कर दिया गया। तो एक हिस्सा बना इसका पाकिस्तान और दूसरा बना भारत। क्लियर है आपका? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जुलाई 1947। अगला प्रश्न क्या है? 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था आपका 1947 में, उसमें भारतीय
भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 1947 के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न आएगा वो क्या आएगा कि 1947 में तो जेबी कृपलानी हो गए, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इनके इस्तीफा देने के बाद में 47 में ही इसके अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1948 का एक अधिवेशन हुआ था जयपुर में, 1948 में जयपुर अधिवेशन कांग्रेस का, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन बनाए गए? पट्टाभी सीतारामैया। ये अंतिम चल रहे हैं इसीलिए मैं सभी का नाम बता दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि 45 तक तो आपके 46 तक कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे। 47 में आपके जेबी कृपलानी थे। फिर 47 में ही किनको चुन लिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। 48 में जयपुर अधिवेशन हुआ जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में 1950 में एक और अधिवेशन हुआ था, नासिक अधिवेशन। कौन सा? नासिक अधिवेशन। और इस नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष चुना गया था। किसको? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखो दोस्तों, पुरुषोत्तम दास इसके अध्यक्ष हो गए। अब 1950 से लेकर के या 51 से लेकर के 1954 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। जवाहरलाल नेहरू वही पहले व्यक्ति थे जो पीएम के पद पर भी थे और पार्टी के अध्यक्ष का भी इन्होंने कार्यभार संभाला था, और यहीं से एक ही व्यक्ति के पीएम और अध्यक्ष रहने की परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जो 1951 से 54 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? बहुत आसान है। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, फैक्चुअल सवाल है, इसको याद रखना। और आज हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तब तक के लिए अब अगली जो सीरीज आएगी वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस सीरीज को आपको दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स आएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको वहाँ समझाया जाएगा, पीपीटी के माध्यम से, मैप के माध्यम से स्टडी कराई जाएगी आपकी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।